नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, खिलाफत और असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। तो हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि 1919 से 1922 तक खिलाफत और असहयोग दो अलग अलग आंदोलन के रूप में उभरे थे। तो 1919 में सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, फिर 1920 के करीब शुरू होता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और 1919 में खिलाफत मूवमेंट के शुरू होने का रीज़न अलग था, लेकिन 1920 में जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू होता है तो वो एक तरीके से खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए शुरू हुआ था। तो क्या क्या इंडिविजुअल रीजंस बने थे जिसकी वजह से खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुए थे, हम देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के कुछ बेसिक रीज़न थे, इसके साथ ही साथ इसका एक एम ये भी था कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें। तो सबसे पहले रीजंस जो बन के आए थे वो थे विश्व युद्ध के बाद की जो कठिनाइयों का सामना कर रहा था भारतीय समाज। हमने जब वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट देखे थे तो हमने समझा था कि वर्ल्ड वॉर वन में किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खर्चा किया था, इंडिया का पूरी इकॉनमी को ख़राब कर दिया था, इंडिया के कॉमन लोगों को कितना ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी। तो ये सारे के सारे रीज़न ऐसे बने जिससे कि आम जनता के मन में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आ गया था ब्रिटिश सरकार को लेकर के। इसके अलावा फिर रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब रिपोर्ट तैयार करी गई हंटर समिति द्वारा तो भी इंडियन नेशनलिस्ट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुई इससे, क्योंकि उस रिपोर्ट में जनरल डायर को निर्दोष करार दिया गया था। तो ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ऐसे बनते गए कि नेशनलिस्ट के मन में, इसके साथ ही साथ कॉमन पीपल के मन में आक्रोश पैदा होता गया। इसके बाद जो मॉन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है उसने राष्ट्रवादियों को निराश कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जो नेशनलिस्ट थे वो इसी आस में थे कि अगर हम ब्रिटेन का सपोर्ट करेंगे तो वो वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होने के बाद हमारी डिमांड्स को पूरी करेंगी। एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि स्वराज मिल जाएगा हमें, वहीं मॉडरेट्स मान रहे थे कि कुछ अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बेसिक रीज़न बने जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हो जाता है। इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने से पहले वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे होम रूल लीग भी बन गई थी और होम रूल लीग के समय से ही लोगों को मोबिलाइज किया जाने का काम किया जाने लगा था तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। तो ये सारे के सारे रीजंस ऐसे बनते हैं कि एक टाइम आने के बाद लोगों में आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि फिर वो मास पार्टिसिपेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन शुरू होने की वजह थी मुस्लिम्स के मन में रिसेंटमेंट आ गया था ब्रिटिशर्स को लेके। वो मुस्लिम्स नहीं खुश थे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि तुर्की ने वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दे दिया था जो कि ब्रिटेन के दुश्मन थे। अब जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो गई तो ब्रिटेन ने बदला लिया और तुर्की का पूरा जो सिस्टम था उसको हिला करके रख दिया, खलीफा को हटा दिया पद से। और खलीफा को उस टाइम पे मुस्लिम्स अपना स्पिरिचुअल लीडर माना करते थे, आध्यात्मिक नेता माना करते थे। तो इससे ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स खुश नहीं थे और साथ ही साथ इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिला। और अंग्रेज़ों के इस व्यवहार ने लोगों के मन में आक्रोश पैदा कर दिया। 1919 में शुरू होता है खिलाफत मूवमेंट। 1919 की शुरुआत में शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, इन्होंने शुरुआत करी थी। इसके साथ ही साथ मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, अजमल खान, इन सब ने मिलकर खिलाफत समिति का गठन किया था। फिर दिसंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। फिर गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो देखिए 1917 में मुस्लिम लीग और 1916 में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में नेगोशिएशंस हो चुके थे। तो इस टाइम पे मुस्लिम्स और हिंदूज़ में यूनिटी देखी जाने लगी थी।
तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि खिलाफत मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूनिटी हुई, और जो इंडियन जो मुस्लिम लीग बनने के बाद से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था, वो डिफरेंस भी दूर होने लगा। और इसी यूनिटी को दर्शाने के लिए महात्मा गांधी को खिलाफत कमेटी का लीडर बनाया गया, और ये पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया था। तो फिर कांग्रेस के अनुमोदन से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया, और इसका उद्देश्य स्वराज हासिल करना था। तो इसका एक उद्देश्य मेन स्वराज हासिल करना था, इसके साथ ही साथ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके अलावा जो खलीफा को पद से हटाया गया था, इन चीज़ों को भी रिस्टोर करना। तो ये मेन 3 एम थे पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां की गई थी, तो इनमें सबसे पहले बॉयकॉट किया जाने लगा था। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज थी उन सबका बॉयकॉट किया गया था, उन सबका बहिष्कार किया गया था। उसमें थे स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, न्यायपालिका थी, विधान परिषद था, सबका बॉयकॉट किया गया था। बहुत से लोगों ने विधान परिषद से अपना इस्तीफा भी दिया था, जिसमें से CR दास भी एक नाम था, और 2-3 फेमस नाम हैं। वो कौन कौन से नाम हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर आत्मनिर्भरता के लिए कदम उठाए गए थे, और न्याय दिलाने के लिए अब ब्रिटिश जो कोर्ट्स हुआ करते थे वहाँ पे नहीं अपील दी जाती थी, अब पंचायतों के ज़रिए न्याय की व्यवस्था करी गई थी। खादी को काफ़ी बढ़ावा मिला था इस टाइम पे, और इस टाइम पे चरखा बहुत लोकप्रिय हो गया था। घर घर में लोग चरखे से अब सूत काटने लगे थे, कपड़े बनाने लगे थे, जिससे कि स्वदेशी पर ज़्यादा फोकस दिया जा सके। फिर ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा दी गई उपाधियों और सम्मानों का त्याग किया गया था। तो इस टाइम पे जितने भी ब्रिटिशर्स ने लोगों को सम्मान दिए थे, ऑनर्स टाइटल्स दिए थे, सबने उसे रिनाउंस करना शुरू कर दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड अपना छोड़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के सपोर्ट में। इस टाइम पे गांधी जी ने केसर हिंद का टाइटल छोड़ दिया था, जो उन्हें मिला था बोर वॉर के समय पे। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने टाइटल्स गिव अप करे थे। इसके बाद एक 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई थी इसी टाइम पर, और प्रोविंशनल कांग्रेस कमिटीज़ भी बनी थी, वॉल्ट कमिटीज़ भी बनाई गई थी। और इस टाइम पे कांग्रेस की जो एंट्री फीस थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था, 4 आना कर दी गई थी फीस। फिर गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ पूरे देश का व्यापक दौरा किया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के संदेश को फैलाया, और स्वदेशी और स्वराज के संदेश को फैलाया। और गांधी जी ने इस मूवमेंट को नॉन वायलेंस के आधार पर लॉन्च किया था। तो उन्होंने नॉन वायलेंस का भी संदेश दिया कि आप वायलेंस ना करें, आप बॉयकॉट करें, आप सत्याग्रह करें, इस टाइप से आप पूरा मूवमेंट चलाएं। इस दौरान कई राष्ट्रीय स्कूल भी शुरू करे गए थे, जैसे जामिया मिलिया शुरू हुआ था अलीगढ़ में, काशी विद्यापीठ शुरू हुई थी, गुजरात विद्यापीठ शुरू हुई थी, बिहार विद्यापीठ शुरू हुई थी। फिर कई वकीलों ने भी अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी। इसमें थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, राजेंद्र प्रसाद। 1920 और 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भी भारी कमी देखने को मिलती है। कई स्थानीय संघर्ष भी होते हैं इस टाइम पे, जैसे कि अवध में किसान आंदोलन हुआ था इसी दौरान, एका आंदोलन हुआ था, मालाबार विद्रोह हुआ था, सिखों द्वारा पंजाब के महंतों को हटाने के लिए भी इसी समय पे विद्रोह किया गया था। तो काफ़ी रीजनल रिवॉल्ट भी देखने को मिलते हैं। और इस आंदोलन में छात्रों ने, महिलाओं ने, मध्यम वर्ग ने और किसानों ने समर्थन किया था। बस इसमें एक ये ड्रॉबैक था कि मध्यम वर्ग ने शुरू में तो इस मूवमेंट में समर्थन किया था मिडिल क्लास ने, लेकिन मूवमेंट का जब धीरे धीरे पीक आता है उसके बाद से मिडिल क्लास थोड़ा सा पीछे हट जाता है, क्योंकि नौकरियों में मिडिल क्लास ही हुआ करता था। तो अगर वो नौकरी छोड़ देगा सरकार की तो वो खाएगा क्या। तो इसीलिए मिडिल क्लास थोड़ा सा मूवमेंट से दूर रहने की कोशिश करता था। तो शुरू में तो जोश बहुत था, तो मिडिल क्लास ने समर्थन किया, फिर धीरे धीरे मिडिल क्लास के लोग हटने लगे थे मूवमेंट से। तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट ख़त्म कैसे होता है ये हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके जानकारी लेके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर रिव्यू होंगे, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो वीडियोस हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ के, सबकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम अपने आंसर के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि आंदोलन कैसे ख़त्म हुआ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म होता है जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है।
चौरी चौरा की घटना होती है। बेसिकली एक पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा, उसमें एक आग लगा दी थी पब्लिक ने। तो गांधी जी ने समझ लिया था कि अब ये मूवमेंट वायलेंट होता जा रहा है, तो अब गांधी जी मूवमेंट से पीछे हट गए। और इस घटना के पहले गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात कर दी थी, और उनका ये मानना था कि अगर इसी तरीके से मूवमेंट चलता रहा तो 1 साल के अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा। लेकिन जब चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है तो गांधी जी पूरी तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे नेता इस बात से खुश नहीं थे। और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी भी बना ली थी, कांग्रेस से अलग हो गए थे, क्योंकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल से खुश नहीं थे। इसी टाइम पे जिन्ना ने और एनी बेसेंट ने, इन सब ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, और फिर रीजनल एक्टिविटीज़ कुछ होने लगी थी। और इसी के बाद मार्च 1922 में गांधी जी को 6 साल के लिए जेल हो गई थी। नवंबर 1922 में फिर खिलाफत मूवमेंट भी डाई कर जाता है। नवंबर 1922 में एक्चुअली होता क्या है, तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया था, एक सेकुलर स्टेट बना दिया गया टर्की, और सुल्तान की पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और जो खलीफत हुआ करता था 1924 में, वो पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। 1924 की खिलाफत को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन का भी खात्मा हो गया, क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं बचा कि मुस्लिम सब अपने जो कैलिफेट को रिस्टोर करने के लिए मूवमेंट चलाएं। तो इसी तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो जाते हैं। अब इन मूवमेंट्स का प्रभाव क्या पड़ा हम समझें तो इसमें सामूहिक भागीदारी देखी गई। हमने समझा था 1905 का जो स्वदेशी मूवमेंट था, उसके जो 1908 में वो ख़त्म हो जाता है, फेड आउट होने लगता है। उसके बाद जब तिलक रिहा होकर के आते हैं तो तिलक और एनी बेसेंट अपनी लीग शुरू करते हैं 1916 में, और फिर उसी टाइम से वो लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं। 1905 के बाद से सामूहिक, इतने बड़े लेवल पर सामूहिक भागीदारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान देखी गई थी, जिसमें कि स्टूडेंट्स ने, वुमेन ने, सबने पार्टिसिपेट किया था। इसी दौरान वुमेन ने अपना जो पर्दा था उसको त्याग दिया था, और तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। तो तिलक फंड एक बनता है। तिलक फंड में वुमेन ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने गहने भी गिरवी रख दिए थे। तो बहुत बड़े लेवल पर इस मूवमेंट को देखा जाता है। सामूहिक भागीदारी इस मूवमेंट में देखने को मिलती है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस मूवमेंट में देखने को मिलती है, क्योंकि मूवमेंट शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था, और इसके अलावा गांधी जी ने काफ़ी योगदान दिया था यूनिटी में। फिर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर जोर दिया गया था, और इसी मूवमेंट के दौरान स्वदेशी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ। इसी मूवमेंट के दौरान काफ़ी सारे स्कूल्स खुले, नेशनल स्कूल्स खुले। तो ये सारे थे इस मूवमेंट के प्रभाव, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के। अब अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।